दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस की बुक को, जिसमें कि चैप्टर नंबर 4 है पौधों को जानिए। जैसे कि जब हम आस पड़ोस के पौधों को देखते हैं तो उसमें कुछ तो बहुत बड़े दिखाई देते हैं, विशालकाय दिखाई देते हैं, जबकि कुछ बहुत छोटे पौधे होते हैं, जैसे नींबू के पौधे हो गए। विशालकाय की अगर हम बात करें तो बरगद के पौधे हो गए, कोई पीपल के पेड़ हो गए। इसे हम पौधे नहीं बल्कि पेड़ कहते हैं। उसी तरह से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि धरतियों में ही सिमट करके रह जाता है, जैसे कि जिसे हम घास कहते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे कि इसमें और कौन कौन से भाग होते हैं, और इनके भागों के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जैसे कह रहा है कि क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय? बिल्कुल देखते हैं। जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल होते हैं तो कुछ में फूल लाल होते हैं, कुछ में नीले होते हैं, किसी में पुष्प नहीं भी होते हैं। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, चाहे बाग बगीचे हो या फिर विद्यालय के प्रांगण में, अनेक प्रकार के ऐसे हरे पौधे आप देखे होंगे। तो आइए हम इस पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो पौधा है, इस पौधा का जो दो भाग है, सबसे पहले तो एक मूल तंत्र और दूसरा प्रोह परोह प्रोह तंत्र। इसको बोला जाता है रूट सिस्टम, इसको बोला जाता है शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? तो प्राथमिक मूल, जैसे कि जिसे हम ये कहते हैं यहाँ पे, उसके बाद द्वितीयक मूल में ये आ जाती हैं, ये वाली, ये हो गया हमारा प्राथमिक, ये हो गया द्वितीयक। उसी तरह से जब हम इसमें आते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे कलिकाएँ देख सकते हैं। कलिका जिसे हम कोढ़ ही कहते हैं, जो बड़ा होकर के पुष्प बनता है। उसके बाद जा कर के यहाँ पे इंटरनोड इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो जगह है। उसके बाद इसके ऊपर ये नोड हो गया, और उससे ऊपर जब हम आते हैं तो इसमें पत्ती आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको हम तना बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फल दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे पुष्प यानी कि फूल। तो ये था पौधों के कुछ भाग। ये सभी में नहीं पाए जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सभी पौधों में आपको पुष्प देखने को मिलेगा, सभी में फल देखने को मिलेगा। किसी में पुष्प मिलेगा, किसी में नहीं भी मिल सकता है। तो आइए इस सब पे हम लोग बातचीत करते हैं। उससे पहले यहाँ पे जो है वो हैं आपको शाक, झाड़ी और वृक्ष। इसमें क्या क्या भिन्नताएं होती हैं, क्या कुछ समानताएं होती हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है, उसे पढ़ते हैं। कह रहे उन पौधों के तने और शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं। तो हमसे कम लंबे कौन कौन पौधे हो सकते हैं? एक तो हो सकते हैं लीची के, ये एक्सेप्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसी तरह से नींबू के पौधे, उसी तरह से पुष्प के, गुलाब के फूल के पौधे हो सकते हैं, और कई सारे पुष्प के पौधे हो सकते हैं, सूर्यमुखी के पौधे हो सकते हैं, जिनकी लंबाई क्या होती है? आपसे कम होती है। उसी तरह से जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर हो, तो आपके बराबर, जैसे कि सरसों के पौधे हो सकते हैं, मकई के जो पौधे होते हैं वो हो सकते हैं। ये सब आप के बराबर या आपसे थोड़े अधिक भी हो सकते हैं, इस और इस कैटेगरी में आ जाते हैं। उसी तरह से कह रहे तने को स्पर्श कीजिए, और यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, क्या करना पड़ता है? इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। तो ये सब आप किस तरह से करेंगे, आगे हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे पौधों के कुछ भाग दिया गया है और उसके बारे में बातें लिखी गई हैं। आइए इसे पढ़ के समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। जैसे कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जैसे कि टमाटर के पौधे, इसकी ऊंचाई क्या होती है? बहुत कम होती हैं। उसके बाद ये हरा होता है, बिल्कुल होता है। कोमल, हाँ कोमल भी होता है। मोटा होता है तो नहीं, मोटा नहीं होता। कठोर होता है तो नहीं, कठोर भी नहीं होता। अब कह रहा है कि शाखाएं कहाँ से निकलती हैं?
उसमें जो शाखाएं निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, तो तने के आधार से निकलती हैं या तने के ऊपर से निकलती हैं। तो कह सकते हैं कि तने के आधार से निकलती हैं। पौधों का संवर्ग क्या है, यानी कि हम जो 3 टाइप के पौधों को हमने 3 भागों में बांटा, एक तो शाक हो सकता है, दूसरा वृक्ष और तीसरा झाड़ी। तो ये जो टमाटर हैं ये शाक के अंतर्गत आ जाता है। उसी तरह से नींबू जो है ये झाड़ी के अंतर्गत आ जाता है। तो आम का पेड़ पौधा जो है वो आपके वृक्ष के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे आम की जो ऊंचाई होती है पेड़ की वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई होता है, वो भी हरा रहता है, कोमल नहीं होता, मोटा होता है, कठोर भी होता है। तने के आधार से शाखाएं निकलती हैं, तो तने के आधार से नहीं बल्कि ऊपर से निकलती हैं। तने के ऊपर से निकलती हैं, जिसमें हाँ इसमें नहीं हो जाएगा। और इसको हम किस संवर्ग में रखेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे, तो वृक्ष के कैटेगरी में। उसी तरह से नींबू के बारे में भी आपको यहाँ पे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमने जो लक्षण देखा, इसी सब के आधार पे इसे इस 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो आइए इसके बारे में अब विस्तार से जानते हैं। जैसे कि ये हो गया शाक, फिर झाड़ी और वृक्ष। इसे चित्र 4.3 में दर्शाया गया है। तो देखते हैं 4.3 कहाँ है। ये रहा हमारा 4.3, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये जो है इसे कहा जाता है शाक। शाक जैसे हम जैसे कि पालक हो गया शाक और पटसन हो गया शाक, ये जितने भी छोटे छोटे चीज़ें हैं जो धरती के तली से बस कुछ ही ऊपर निकल पाता है, उसे हम शाक कहते हैं। और उसके कुछ क्वालिटी होती हैं कि इसके जो तने होते हैं वो नीचे से निकलते हैं। उसके बाद ये हो गया झाड़ी। झाड़ी जैसे कि नींबू हो गया, उसके बाद मेहंदी का पौधा, ये सब झाड़ी के अंतर्गत आ जाता है। उसी तरह से वृक्ष जैसे कि आम, पीपल, महुआ, ये सारे वृक्ष के उदाहरण हैं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि शाक, झाड़ी और वृक्ष में क्या अंतर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कमज़ोर तने वाले पौधे क्या होते हैं, वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि जब हम कदीमा या फिर सजमन, उसका जब हम लता लगाते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। जैसे कि खीरा, तरबूजा, इन सब का जो पौधा होता है वो उसे हम किसी लकड़ी के सहारे ऊपर पहुंचाते हैं या फिर रस्सी के सहारे उसे ऊपर लाया जाता है। तो कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं। तो जो भी भूमि पर फैल जाते हैं उसे कहा जाता है विसर्पी लता। और जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, आरोही लता। तो उसे हम आरोही कहते हैं। और जो ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं बल्कि नीचे में ही फैल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विसर्पी लता। अब आप बताइए कि विसर्पी लता और इसमें क्या क्या अंतर हैं, कौन कौन से पौधे इसके अंतर्गत आ सकता है। और ये जो पौधे हैं ये शाक, झाड़ी और ये पेड़ से अलग अलग है। इसे ना ही हम शाक के अंतर्गत रख सकते हैं, ना ही झाड़ी के अंतर्गत और ना ही पेड़ के अंतर्गत। इसे इसके नामों से ही जाना जाता है। उसके बाद जैसे कि आपने विद्यालय और घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे और अपने घर और विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी और विसर्पी लता के 2-3 पौधों के नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक होता है अमर बेल, जिसे हम कहीं पे फेंक देते हैं तो उस पेड़ के ऊपर क्या होता है, वो अपना गुजारा बसर करने के लिए पूरे घेर लेता है। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं वो विसर्पी लता के उदाहरण हैं। जबकि वो पौधे जो हम अपने छत पे चढ़ा देते हैं सब्जी के लिए, कद्दू हो गया, उसके बाद सजमन हो गया, कुम्हर हो गया, ये सब जो हैं ये आपके आरोही पौधों, लता के एग्जाम्पल्स हैं। आइए अब जानते हैं तना के बारे में। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें और उनके तनों पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचना एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा किए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा उनसे पूछिए कि तने में
पत्तियाँ, शाखाएँ, कली और फूल होते हैं। इसके लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं, जिसमें आवश्यक सामग्री क्या लेना है। एक गिलास, थोड़ी सी जल, उसमें जल, उसके बाद लाल स्याही और एक साक, ये पौधा और एक ब्लेड। अब क्या करना है कि यहाँ पे जल के अंदर उस कलर को, लाल कलर को मिला देना है और उसमें एक जड़ वाली पौधा जो है डाल देना है। और कुछ दिनों के बाद जब हम देखते हैं तो ये जो ऊपर जो है कलर चढ़ते जाता है और धीरे धीरे अगर हम देखते जाएं तो इसकी पत्ती जो है वो रेड कलर के हो जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जल में जो कुछ बूंदे हमने डाले हैं वो क्या होते हैं, ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। अगर इसे लंबे समय तक रख देते हैं तो रंग किसका, पत्तियों का और सिराओं का लाल हो जाता है और यानी कि उसमें भी आ जाता है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जड़ के कारण जो हैं जल में जो उपस्थित हैं तत्व वो ऊपर चढ़ते हैं। तो जल जो है तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना क्या करता है, जल का संवाहन करता है और लाल स्याही की भांति जल में जितने भी खनिज विलयन मौजूद होते हैं वो जल के साथ तने में ऊपर चले जाते हैं। अब बात करते हैं पत्तियों के बारे में। तो अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उसका चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति एक समान होती हैं? बिल्कुल नहीं होती हैं। जैसे कि गुलाब की पत्ती की बात करें तो वैसे होता है, उसी तरह से। और नींबू के पत्ती की अगर हम बात करें तो वैसे थोड़ा बहुत होता है, इस टाइप से। उसी तरह से हर एक पत्तियाँ क्या होती, अलग अलग होती है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती हैं उसे हम कहते हैं पर्णवृत्त। जैसे कि ये तना हो गया और इसमें जो यहाँ से जो पत्ती लगी होती है तो ये जो भाग है इसे हम कहते हैं पर्णवृत्त। और पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं, फलक। जैसे ये जो हमारे चपटे भाग है यहाँ से यहाँ तक के, इसे हम कहते हैं फलक। जैसे कि आप चित्र 4.8 में भी नीचे देख सकते हैं। ये हो गया पर्णवृत्त, ये हो गया तना, ये हो गया फलक। अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप है, कह रहा है पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। यानी कि पत्ती के अंदर जो ऐसे एक संरचना होती हैं, इस संरचना को हम सिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है? बिल्कुल, ये जो सिराएं हैं ये मध्य सिराएं कहलाती हैं। और उसके बाद इन सिराओं के द्वारा अगर डिजाइन बना रहता है तो उसे हम कहते हैं सिरा विन्यास। जैसे कि आप नीचे के चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो यहाँ पे बीच में एक सिराएं हैं इसे कहते हैं मध्य सिरा, और ये जो यहाँ पे सिराएं हैं इसे हम कहते हैं सिरा। और ये जो सिरा के द्वारा जो विन्यास बनाया गया है उसे हम कहते हैं सिरा विन्यास। ये अलग अलग पत्तियों में अलग अलग तरह से पाया जाता है। जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हैं जो सिरा है वो किस तरह से है, इस तरह से है, समानांतर है एक दूसरे के। जबकि इसमें जो सिराएं हैं वो एक दूसरे के ये ऐसे है, ये भी समानांतर है लेकिन ये कह सकते हैं कि लंबवत है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्रियाकलाप 4। आइए, इसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले और कुछ धागा और एक पौधा शाक का। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे हम ऐसे कवर कर देते हैं, पत्तियों को एक पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं तो इसमें जल की कुछ बूंदें रहती हैं। जल क्या होता है, इन पत्तियों के द्वारा वाष्प बन के निकलते रहता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और ये वाष्प उत्सर्जन जो है और तेज हो जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है पत्तियों के द्वारा जल वाष्प के रूप में निकलना, इस क्रिया को कहते हैं हम वाष्प उत्सर्जन। और इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में वायुमंडल में जल छोड़ते हैं।
उसके बाद है क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 5 में आपको एक पत्ती लेना है, स्प्रिट लेना है, बीकर, परख नली, वर्नर, उसके बाद जल, प्लेट, आयोडीन, विलियन। अब क्या करना है कि परख नली में गिलास पत्ती रखते हैं उस परख नली में, और उसे उसमें थोड़ी मात्रा हम स्प्रिट का डाल देते हैं जिसमें वो पूर्णतः डूब जाए। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए और बीकर को उस समय तक गर्म करते रहिए जब तक कि पत्ती से हरा रंग पूर्णतः निकल ना जाए, गायब ना हो जाए। अब पत्ती को परख नली में से सावधानीपूर्वक बाहर निकाल कर जल से भली भांति उसे धोना पड़ता है और इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलियन की कुछ बूंदें डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं, एक हरा पत्ती लिया, उसे इस बीकर में डालने के बाद उसे इस विलियन में डाला गया और उसे गर्म किया गया। गर्म करने के बाद उसे आयोडीन के बने विलियन में डाला गया जिससे उसका रंग क्या हो गया, बैगनी कलर का हो गया और इसमें जो क्लोरोफिल था वो निकल गया। ठीक है, इस तरह से हमें ये दिखाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही थी कि हरे रंग के जो पदार्थ होते हैं उससे वो अपना भोजन बनाता है और इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं पत्तियाँ। और इस प्रक्रम को, इस जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निकलता है, पत्तियाँ क्या करती है, वो भोजन बनाती हैं और पौधों के विभिन्न भाग में वो उसे संग्रहित कर लेती है। तो अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए हैं उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है और पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती हैं। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन के द्वारा हो जाता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ें करती हैं। तो जड़ के बारे में आप जानते हैं, जड़ क्या क्या करता है। इसके लिए आइए एक यहाँ पे पहले आप बताइए कि ये बूझो और ये पहेली, कौन अच्छी तरह से पौधों को पानी दे रहा है, बूझो या फिर पहेली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बूझो जो है ये उसके तना के भाग पे नीचे वाले पत्तियों पे पानी डाल रहा है, जबकि बूझो जो है पहेली जो हैं वो क्या करती हैं, उसके गमला के अंदर जहाँ उसका जड़ है उसमें पानी डाल रही है। तो पानी डालने का जो सही नियम है पौधा में वो इस तरह से पानी डालना है। उसके बाद आइए हम इस क्रियाकलाप में जड़ के बारे में जानते हैं। इसके लिए आपको क्या लेना होगा, 2 गमला, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड और कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप एक समूह में करना चाहिए। बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधों को सावधानी से उखाड़ करके लाइए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति ना हो। उसमें से फिर इसमें क्या किया गया कि एक जड़ को यहाँ पे काट दिया गया और एक में जड़ वैसे ही छोड़ दिया गया। आगे देखते हैं, फिर उसको गमला में लगाने के बाद उसमें पानी डालते रहिए नियमित, और 1 सप्ताह के बाद उसको दोनों को देखिए कि दोनों पौधा में से कौन स्वस्थ है। तो इसमें क्या होगा कि दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु जिसकी जड़ नहीं थी वो क्या होता है, सूख जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो पौधा है ये पौधा सूख जाएगा। तो जड़ का काम क्या है, आपको वैसे पहले ही पता है कि जड़ क्या करता है, मिट्टी में उपस्थित खनिज लवण को ऊपर तक पहुँचाता है और ये पहुँचाने का काम करता है तना, और जड़ के द्वारा खनिज तत्वों को अवशोषित किया जाता है। एक क्रियाकलाप और है, ये 8 नंबर। इसमें कह रहा है कि चने के पौधों की जड़ों को लीजिए और मक्का के पौधों की जड़ें कैसी हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा मक्का के जड़ और ये है चने के जड़। मक्का की अगर जड़ देखें और चने की जड़ देखें तो दोनों की जड़ें अलग अलग दिखाई दे रही है। अब इस क्रियाकलाप में हम जानेंगे कि वो किस तरह से अलग अलग हैं। अरे खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हैं हो,
उग रहे हो और कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए। जड़ों से मिट्टी खोदकर अलग अलग उसका निरीक्षण कीजिए। यानी कि आप जाइए 2-3 खरपतवार को उखाड़िए और उसे देखिए कि सबके जड़ क्या एक ही जैसे हैं या अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई सारे पौधों को लेकर के दिखाया जा रहा है कि इसका जड़ किस तरह से है और इसका जड़ किस तरह से है। यहाँ पे जब आप देखते हैं, यहाँ पे एक लेटरल पार्श्व कह सकते हैं, इसी से हम कहते हैं मूसला जड़, उस तरह के जड़ दिखाए जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे है क्या है कि पार्श्व लेटरल जड़ कई हैं और उसमें क्या है छोटी छोटी जड़ें निकली हुई हैं, तो इसे हम कहते हैं रेशेदार जड़। ठीक है, तो इसकी जो मुख्य जड़ें हैं, ये जो मुख्य जड़ें हैं जो कि इसमें बहुत सारे मुख्य जड़ें हैं, तो उसे हम कहते हैं मूसला जड़, और ये जो छोटी छोटी जड़ें हैं उसे हम कहते हैं पार्श्व जड़। उसके बाद है आपका कि हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाती है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर के पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाती है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम और टैपियोका आदि को हम खाते हैं। ये क्वेश्चन आपके कई सारे एग्ज़ाम जैसे कि सीटेट आदि सब में ये पूछा जा सकता है। सीटेट, उसके बाद अलग अलग टीचिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे जड़ हैं जो हम खाते हैं। तो गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टैपियोका। वैसे ये जो जड़ें हैं इसे हम कहते हैं तना कहते हैं। जैसे कि आलू और गाजर, मूली, ये सब क्या है तना के उदाहरण हैं। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं, पुष्प के बारे में जानते हैं। गुलाब के पौधों के 3 चित्र यहाँ पे नीचे में दिखाया गया है। अब पूछा जा रहा है कि पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे थे? कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं? हाँ, अब इस तरह से अगर कोई पौधा आपको दिखा दिया जाए और इस तरह से और इस तरह से, तो किस में आप अच्छी तरह से पहचान लेंगे कि यह किस चीज़ का पौधा है? तो ये जब इस तरह से उसमें पुष्प भी लगा रहे और उसके साथ उसका ये तना भी मौजूद रहे, तो हम कह सकते हैं कि ये गुलाब का है। इसे देख करके थोड़ा ही मतलब अनुमान लगा के कहना पड़ेगा, इसे देख कर भी हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं। तो जब आपके पास इस तरह के पत्ती और पुष्प सहित शाखा मिलेगा तो उसे देख करके आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद है पुष्प जो है उसके 2-3 भाग होते हैं। जैसे कि ये हो के आपके यहाँ पे जो होता है उसे हम कहते हैं बाह्यदल, और ये होता है पंखुड़ियाँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये है वाहिदल, और ये जो रेड कलर का है ये है इसके पंखुड़ियाँ, जो कि बाद में ऐसे हो जाती है। इन्हें बाह्यदल कहते हैं। और पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए। इसमें कितने बाह्यदल हैं वो बताइए आप। क्या ये आपस में जुड़े अथवा स्वतंत्र हैं? बाह्यदल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों का है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4-5 बाह्यदल होते हैं और 10-15 के आसपास पंखुड़ियाँ होती हैं। उसके बाद रंग पूछ रहे हैं, तो बाह्यदल का जो कलर है ये ग्रीन कलर का होता है, जबकि पुष्प का कलर अलग अलग भी हो सकता है। वैसे बाह्यदल का भी कलर अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये हरे रंग के होते हैं। उसके बाद है हमारा पुष्प के बारे में और पुष्प के अलग अलग भागों के बारे में। तो आइए देखते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल और पंखुड़ियों को हटा दीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो यहाँ पे जो आपने देखा कि ये है बाह्यदल और ये पंखुड़ियाँ, उस दोनों को हटाने के बाद आपको क्या दिखता है, आइए उसके बारे में जानते हैं।
तो जब हम उसे हटा देते हैं, हटाने के बाद जो दिखता है वो आपको यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। उसके बाद हमें दिखता है स्त्री केशर और पुंकेशर, उसके बाद परागकोश। जैसे कि यहाँ पे नीचे में जो चित्र, अब स्त्री केसर किसे कहते हैं, तो ये जो एक बीच में ऐसे रहता है इसे हम कहते हैं स्त्री केसर। उसके बाद यहाँ पे ये जो डंटियाँ हैं इसे हम कहते हैं पुंकेसर, और यहाँ पे ये जो इस पे लगा हुआ है इसे हम कहते हैं परागकोश। जैसे आप नीचे में जैसे देख सकते हैं, पुष्प के केंद्र में स्थित जो भाग होता है उसे हम कहते हैं स्त्री केसर, और ये जो है हमारा इसे हम कहते हैं परागकोश। और ये हो गए तंतु, और इस सभी को मिला करके कहते हैं पुंकेसर। तो इस परागकोश जो है ये किसके भाग है, पुंकेसर के भाग है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो स्त्री केसर था उसके भी 2-3 भाग होते हैं। तो ये हो गया सबसे ऊपर में ऐसे वर्तिकाग्र, और ये जो तना के टाइप से है इसे हम कहते हैं वर्तिका, और यहाँ पे जो है इसे हम कहते हैं अंडाशय। यहाँ पे एक दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि जब अंडाशय की आंतरिक संरचना कैसी रहती है जब हम उसे लंबाई के अनुसार काटते हैं और इस अनुसार अनुप्रस्थ काट करते हैं तब। तो जब हम उसे लंबाई के अनुसार काटते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से दिखता है, और जब हम उसे अनुप्रस्थ काट करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है। इसके अंदर छोटे छोटे बीज रहते हैं और इस भाग को हम कहते हैं बीजांड। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको काट करके दिखाया भी जा रहा है किस तरह से काटना है। तो इस तरह से काटा जाएगा, तो इसे हम कहेंगे अनुदैर्घ्य काट, और इस तरह से जब काटा जाएगा तो इसे कहेंगे अनुप्रस्थ काट। अब कह रहे क्या आप इन सब बातों से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि हमने अलग अलग पुष्प को देखा, जैसे कि अड़हुल के पुष्प हो गए, गुलाब के पुष्प हो गए, कमल के पुष्प हो गए, चमेली के पुष्प हो गए। इन सब के अलग अलग भाग होते हैं, किसी में बाह्यदल होते हैं तो किसी में नहीं भी होते हैं। इस सभी में पंखुड़ियों की संख्या, पुंकेसर की संख्या, स्त्रीकेसर की मौजूदगी होती भी है और नहीं भी होती है। होती भी है तो उसके संख्याओं में अंतर होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये जाना। अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिसके बारे में आइए जानते हैं। आरोही मतलब क्या होता है कि ऊपर की तरफ चढ़ना, वो लताएं जो ऊपर की तरफ चढ़ती हैं उसके लिए आरोही शब्द का उपयोग किया जाता है। संवाहन, संवाहन यानी कि ले जाना। पत्तियाँ क्या, तना क्या करता है कि अपने माध्यम से, उस तना के माध्यम से जल जो है पौधों के अलग अलग भागों में पहुंचता है। उसी तरह से खाना बनाने के बाद पत्तियाँ क्या करती हैं, भोजन को तने की सहायता से अलग अलग भागों में भेजती है। उसके बाद विसर्पी लता। विसर्पी लता क्या होता है, जो कि नीचे में ही ज़मीन पर ही आसपास फैल जाता है, उसे हम कहते हैं विसर्पी लता। रेशेदार जड़ क्या होती हैं, वो ऐसे ऐसे रेशेदार जड़ हो जाते हैं। शाक क्या होता है, जैसे पालक हो गए, उसके बाद बथुआ हो गया, ये सब शाक के उदाहरण हैं जो छोटे होते हैं। और तना जो है उसके तना शाखाएं जो हैं उसके पत्तियां जो हैं उसके तने से निकलते हैं। उसके बाद पार्श्व जड़, फिर मध्य शिरा क्या होता है, फिर शिरा विन्यास क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोगों ने जाना। बीजांड क्या होता है, उसके बाद समानांतर शिराएं विन्यास क्या होती हैं, जैसे ऐसे ऐसे रहता है, इसे हम कहते हैं समानांतर शिराएं विन्यास। उसके बाद पंखुड़ियाँ क्या होती हैं, जैसे कि ये हमारा पंखुड़िया हो गया। उसके बाद स्त्री केसर, पर्णवृंत, उसके बाद जालिका रूपी शिरा विन्यास, फिर वाहिदल, झारी, पुंकेसर, मूसलाजर, वाष्पोत्सर्जन, और उसके बाद वृक्ष जो विशाल होते हैं। और
शाखाएं क्या होती हैं, उसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं। सिरा क्या होता है, पत्तियों के अंदर जो इस तरह से पाया जाते हैं उसे हम सिरा कहते हैं। चलिए एक बार हम समरी देख लेते हैं जो जो हम आज हमने पढ़ा। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने अथवा शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष में किया जाता है। किस किस के आधार पर? उसकी ऊंचाई, तना और शाखा के आधार पर। किस किस में किया जाता है? तो शाख में, झाड़ी में और वृक्ष में। तने पर पत्तियां, पुष्प और फल होते हैं। तने में क्या क्या होती हैं? पत्तियां, पुष्प और फल। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। उसके बाद पत्तियों में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकती हैं। नेक्स्ट है कि पत्तियां वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। क्या करती हैं? पत्तियां वाष्प उत्सर्जन के द्वारा जलवाष्प को वायु में छोड़ती हैं। और हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। पत्तियां क्या करती हैं? सूर्य के प्रकाश में उपस्थित सूर्य के प्रकाश से प्रकाश लेकर के और वायु जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाती हैं। जड़ें मिट्टी से खनिज और जल पदार्थों का अवशोषण करती हैं और पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं, क्योंकि जड़ जो है मिट्टी को पकड़ के रखती है। जड़ें सामान्यतः दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। फिर जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं। यानी कि जालिका रूपी सिरा विन्यास वाले पत्ती, वो पत्ती जिसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास होते हैं, उसकी जो जड़ें होती हैं वो मूसला जड़ें होती हैं। जैसे इसमें ऐसे रहता है, इसे बोलते हैं मूसला जड़। और रेशेदार जड़ें क्या होती हैं? जिसमें कि कई सारे जड़ें रहती हैं और उसमें यानी कि कई सारे मूसलाधार जड़ें मिलकर के रेशेदार जड़ें का निर्माण करती है। और ये जो समानांतर विन्यास वाली पत्तियां होती हैं उसमें रेशेदार जड़ें होती हैं। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों में पहुंचता है। पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे कि बाह्यदल होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर होती है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।